नमस्कार विद्यार्थियों, मैं प्रमोद शर्मा। जैसे कि YouTube के माध्यम से हम जनरल साइंस के अंदर विद्युत टॉपिक पढ़ रहे थे, आज काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा ये। विद्युत के अंदर तीसरा पार्ट है फैराडे का नियम और विद्युत जनित्र। उसको हम डायग्राम के हिसाब से समझेंगे। फैराडे का क्या नियम है विद्युत से संबंधित वो भी समझेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत। तो फैराडे ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत के अंदर बताया, तो जिसमें प्रथम नियम जो है वो कहा कि जब किसी कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और दूसरा नियम बताया, कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल कुंडली से पारित फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। ये तो बात हुई टेक्निक। अब हम इसको देसी तरीके से समझते हैं कि भी एक्चुअल में फैराडे क्या बताना चाह रहा था और क्या चीज फ्लक्स होती है। इसको भी हम समझेंगे कि फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स, इस पर हमारे को गौर करना है। पेपर के अंदर जो फ्लक्स है उससे संबंधित ही चीजें पूछी जाती है। तो हम देखते हैं फ्लक्स के अंदर कि फ्लक्स क्या चीज होती है। मान लीजिए ये कोई चुंबक है, सपोज करिए, और उसका सिरा एक N और एक S। बालपन के अंदर हमने देखा था कि इसके चारों तरफ एक ऐसा क्षेत्र बनता है जिसके अंदर कोई आल्पिन या लोहे की वस्तु, जैसे मान लीजिए ये लोहे की वस्तु है, इसको अगर इस क्षेत्र से बाहर लेके आएंगे तो अपनी ओर आकर्षित नहीं करेंगी। जैसे ही हम इसके पास, इस बाउंड्री के पास ले आएंगे तो ये अपनी ओर आकर्षित हो जाती है। इन्होंने इसी का सहारा लेकर ये सिद्धांत दिया था कि इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर ये जो है, यहाँ कोई ऐसी रेंज या चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है जिसके कारण इस क्षेत्र के अंदर आने पर लोहे की वस्तु या चुंबकीय वस्तु है उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, और अचुंबकीय वस्तु जो इस चुंबकीय क्षेत्र से बाहर चुंबकीय वस्तु होती है तो उसे आकर्षित नहीं करता। तो इस चुंबक से और इस क्षेत्र तक आने वाली जो ये चुंबकीय रेखाएं हैं जो किसी चीज को अपनी ओर खींचती है, इन्हीं रेखाओं को इन्होंने फ्लक्स का नाम दिया है। तो आप समझ गए होंगे फ्लक्स क्या होता है। तो चुंबकीय बल रेखाओं को ही फ्लक्स कहा जाता है, और इन फ्लक्स के मान में लगातार अगर परिवर्तन किया जाए तो चुंबकीय बल रेखाओं के इस मान के परिवर्तन होने से किसी भी विद्युत स्रोत के अंदर जो तार होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों का संचरण किया जा सकता है। और इसको हम आगे के जो उपकरण हैं उनके माध्यम से हम इसमें समझेंगे। तो हम वापस उसी जगह चलते हैं। सबसे पहले हमने फैराडे का जो नियम था, ये जो डायग्राम के अंदर भी दिखाई हुई है मोटर, ये इसी सिद्धांत पर कार्य करती है। तो देखिए इसके अंदर कि जब किसी कुंडली से संबंध, कुंडली होती है अनेक फेरों वाली नरम क्रोड लोहे पर लिपटी हुई तांबे की पतली तार, विद्युत रोधी तार जो होती है वो कुंडली कहलाती है। और संबंध चुंबकीय जो क्षेत्र होता है उसके चुंबकीय क्षेत्र के बीच में अगर कुंडली को रखा जाए और उस कुंडली को बार बार अपने अक्ष पर घुमाया जाए, तो आप देखिए, अगर मैं आपको ये कहूं कि डायग्राम के हिसाब से अगर हम समझे तो आप समझिए ये मान लीजिए कुंडली है जिसके 4 सिरे हैं, A, B, C और D, और यहाँ बराबर में इसके यहाँ मान लीजिए चुंबकीय चुंबक जो है उसका एक सिरा है, ये N है, और दूसरी साइड में S मान ले। तो आप देखिए अगर इसको यूं घुमाएंगे तो ये गैप ज्यादा हो गया, अगले आधे घूर्णन में फिर घूम के आएगी तो आधे घूर्णन के बाद में इसका मान जो है वो कम हो जाता है, और फिर आधे घूर्णन में फिर मान बढ़ जाता है, फिर कम हो जाता है, बढ़ जाता है। इसको अगर लगातार ऐसे टर्न किया जाए तो क्या होगा कि चुंबक क्षेत्र और कुंडली के बीच में जो अंतर है ये कम और ज्यादा हो रहा है। तो इसी को ही समझाया गया है कि परिवर्तन होता है, यानी फ्लक्स के मान के अंदर क्या होता है, परिवर्तन होता है, जिसके कारण से प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या उत्पन्न होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल कुंडली से पारित फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। कितना ये करंट जो है ये चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय फ्लक्स के द्वारा उसमें उत्पन्न किया जाता है उसके समानुपाती होता है। तो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत
पहला नियम कहता है कि जब किसी कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और दूसरा, कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल कुंडली से पारित निकलने वाला फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। नेक्स्ट में समझते हैं हमने फ्लक्स के बारे में। मैंने आपको बताया फ्लक्स क्या होती है, चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है वही फ्लक्स कहलाती है। चुंबकीय फ्लक्स परिभाषा के रूप में अगर हम चुंबकीय फ्लक्स को समझे तो देखिए क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स है किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्याओं को उस पृष्ठ से संबंध को क्या बोलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है तो आपको याद रखना है, वेबर होता है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है तो आपको बताना है। शब्द में लिखे आए जब तो वेबर, और अगर फाई की तरह लिख दिया जाए तो इसका ये सिंबल बन जाएगा। इसका यूज करके फैराडे ने इस सिद्धांत पर आधारित उपकरण बनाया जिसे विद्युत जनित्र कहते हैं या इलेक्ट्रिक जनरेटर कहते हैं, डायनमो भी इसे कहा जाता है। बहुत बार पेपर्स के अंदर पूछा हुआ है कि डायनमो जो आता है वो कौन सी ऊर्जा को किस ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, बदलता है। तो डायनमो क्या होता है, एक ऐसी विद्युत युक्ति होती है या एक ऐसा साधन है जो यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। यानी यंत्र चलाते हैं और उससे उत्पन्न क्या होती है, बिजली उत्पन्न होती है। तो आपको याद रखना है कि डायनमो या विद्युत जनित्र या इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है तो एक ऐसा साधन जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदले। ये दो प्रकार का होता है, एक प्रत्यावर्ती धारा जनित्र यानी प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद में धारा की दिशा और धारा का मान है वो बदलता है। और दूसरा है दिष्ट धारा जनित्र जिसे डायरेक्ट करंट जनरेटर बोलते हैं, डीसी भी बोला जाता है। दिष्ट धारा जनित्र में प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद में धारा की दिशा और धारा का मान है वो बदलता नहीं है। तो दो प्रकार के हैं। तो हम सबसे पहले समझेंगे प्रत्यावर्ती धारा जनित्र जो है वो क्या होता है। तो समझिए, देखिए प्रत्यावर्ती धारा जनित्र पर चलते हैं हम। तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के अंदर सबसे पहले हम इसकी बनावट पढ़ते हैं कि इसके अंदर क्या क्या उपकरण लगा होता है। तो सबसे पहले होता है आर्मेचर। आर्मेचर का मतलब होता है कुंडली। नरम क्रोड लोहा जो होता है उस पर अनेक तारों से लिपटी हुई जो कुंडली होती है उसे ही आर्मेचर कहते हैं। तो आर्मेचर क्या होता है, कच्चे लोहे का मतलब ढलवा लोहा हो गया। ढलवा लोहे के ऊपर सबसे पहले क्या करते हैं, लिपटी हुई विद्युत रोधी तांबे के तारों की अनेक फेरों वाली कुंडली, जिसे डायग्राम जब हम पढ़ेंगे तो उसमें ABCD से शो करा जाएगा। आर्मेचर को अपने अक्ष पर घूर्णन करवाया जाता है और अक्ष पर जो घूर्णन करवाते हैं उसे कहते हैं शाफ्ट। किस पर घुमाया जाता है, इसको शाफ्ट पे घुमाया जाता है। जैसे नॉर्मली आपने देखा होगा जनरेटर में जो हैंडल लगाते हैं, जो वो हैंडल का आधा हिस्सा जो बाहर निकला होता है जिसमें हैंडल फंसाते हैं वो पूरा का पूरा क्या होता है, आर्मेचर। उसके ऊपर क्या लगा होता है, आर्मेचर लगा होता है। फिर आ जाता है चुंबकीय क्षेत्र। इस आर्मेचर को तो फिक्स रखा जाता है, इसके चारों तरफ जो होती है वो क्या लगी होती है, चुंबक लगी होती है। और उस चुंबक और आर्मेचर के बीच का जो एरिया होता है उसे चुंबकीय क्षेत्र या चुंबक क्षेत्र या क्षेत्र चुंबक के नाम से जानते हैं। आर्मेचर के दो चुंबकीय ध्रुव खंडों N और S के मध्य रखे हुआ जो क्षेत्र होता है उसे क्या बोलते हैं, चुंबक क्षेत्र कहते हैं। फिर आता है सर्पी वलय, स्लिप रिंग बोलते हैं इसे, S1 और S2 से इसे दर्शाते हैं। कुंडली के दोनों सिरे जो होते हैं वो क्रम से एक S1 से और एक S2 से के तार लपेटेंगे, जो दो निकलेंगे तार इसमें, जिसमें से एक तार जो होगा वो तो S1 से और दूसरा S2 से जुड़ा होता है। तो कुंडली के दोनों सिरों के दो धातु के वल्य, धातु की बनी हुई वल्य होते हैं, रिंग होते हैं, जिन्हें क्रम से S1 और S2 कहते हैं, से जुड़े होते हैं, जिसे सर्पी वल्य कहते हैं। ये आर्मेचर के जो आर्मेचर का ढांचा होता है, यानी कुंडली जो होती है ढलवा लोहे पर जुड़ी होती है या कसी होती है और उस आर्मेचर के ऊपर ये अटैच होते हैं। तो सर्पी वल्य कहते हैं ये आर्मेचर के ढांचे पर कसे होते हैं और ये दोनों आर्मेचर के साथ ही घूमते रहते हैं। अब आप देखिए, अगर ये बार बार ऐसे घूमते रहे तो आपने भी सोचा होगा कि जब ये गोल घूमता है, करंट इसके अंदर जा रहा है या करंट इससे ले रहे हैं तो तार तो एक जगह इकट्ठा हो जाना चाहिए था। परंतु आप देखिए, अब इससे जब विद्युत ली जाएगी तो इससे अटैच करने के लिए, जैसे मान लीजिए ये आर्मेचर घूम रहा है और ये इसके बुश है,
जो आगे की संरचना पढ़ेंगे वो इसके टच में रहेंगे और ये अपनी जगह पर घूमता रहेगा। तो इसकी स्थिति जो है वो नहीं चेंज होगी और इसकी स्थिति चेंज होती रहेगी, ये घूमता रहेगा अपने स्थान पर। तो आगे देखिए बुश क्या होता है। ये धातु अथवा कार्बन के बने होते हैं, सर्पिवल्य इनके संपर्क में रहते हैं। तो सर्पिवल्य जो है वो तो घूमता रहेगा और ये मान लीजिए मेरा हाथ जो है वो बुश है, तो बुश के यूं टच में रहेगा। ये टच देखिए एक साइड में इसमें मार्कर के अंदर अगर आप देखोगे तो नाम लिखा हुआ है। जैसे मैं अगर कहूँ ये जैसे अंगुली है तो एक बार तो ये आएगा, दूसरे आधे घूर्णन में अंगुली दूसरी साइड में, तो इसमें क्या होगा कि धारा की दिशा जो है वो चेंज होगी, जो हम डायग्राम से अच्छे से समझ पाएंगे। तो बुश क्या होती है, धातु अथवा कार्बन के बने होते हैं, सर्पिवल्य इनके संपर्क में रहते हैं और इन्हें क्रम से B1 और B2 से दर्शाते हैं। बाह्य परिपथ में धारा बुश से ही प्राप्त की जाती है। जैसे मान लीजिए पंखा है, कूलर है, इनकी जो मोटर होती है उसके अंदर ये सामान लगा होता है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र मान लें। और ये जो बुश होते हैं ये क्योंकि सर्पिवल्य के साथ संपर्क में रहते हैं तो यही घिसते हैं, जिसके कारण से उनके अंदर साउंड या आवाज आने लग जाती है। तो इनको बार बार बदला जाता है। आगे देखिए प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की कार्य प्रणाली, ये काम कैसे करता है। जब आर्मेचर है वो कुंडली जो अभी हम बात कर रहे थे, आर्मेचर को चुंबकीय क्षेत्र में इसके घूर्णन अक्ष पर किसी यांत्रिक स्रोत से घुमाया जाता है तो आर्मेचर यानी ABCD से समचुंबकीय अभिवाह यानी फ्लक्स के मान के अंदर क्या आएगा, बदलाव आएगा। जब कुंडली घूमेगी, मान लीजिए ये इतनी चौड़ी कुंडली है और ये चुंबकीय है तो इसके अंदर ऐसे आएगी, प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद में क्या होगी, इसके बीच की जो दूरी है वो बढ़ गई, फिर दूसरा आधा घूर्णन आएगा, फिर इसके बीच में जो ये गैप देखिए आप डायग्राम में, तो आगे हम समझेंगे इसको। तो क्या हो जाएगा, फिर गैप कम हो जाएगा, फिर आधा घूर्णन जब हुआ फिर गैप कम, फिर ज्यादा, फिर कम, फिर ज्यादा, इस तरह से ये जब घूमेगी तो इसके बीच में जो गैप कम और ज्यादा होता है उसी के आधार पर कहा जाता है कि फ्लक्स के मान में क्या आता है, परिवर्तन आता है। और वो परिवर्तन क्या होता है, लगातार होता है, जिसके कारण कुंडली के दोनों सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और इस दौरान आधे घूर्णन तक B1 जो होता है वो प्लस का और B2 जो है वो ऋण इलेक्ट्रोड का काम करता है। फिर दूसरा जब आधा घूर्णन आता है तो B1 जो होता है पहले धन था अब ऋण आवेशित हो जाता है और B2 जो ऋण आवेशित था वो अब धन आवेशित हो जाता है या धन इलेक्ट्रोड हो जाता है। और आर्मेचर के एक पूर्ण घूर्णन होने पर, एक बार जो वो पूरा घूमता है तो निश्चित कालांतर के बाद धारा की दिशा बदल जाती है और साथ साथ में धारा का मान भी बदल जाता है। भारत में जितने भी यंत्र हैं जो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के, वो 50 हर्ट्ज के बनाए जाते हैं। 50 हर्ट्ज का मीन ये हुआ कि ये जो आर्मेचर है वो 1 सेकंड में 50 राउंड लेता है या 50 बार घूमता है। तो भारत में विद्युत उपकरण कितने हर्ट्ज के होते हैं, तो आपको याद रखना है हर्ट्ज एक इकाई है जो आर्मेचर के घूमने की दर को बताती है। तो 1 सेकंड में 50 घूर्णन करती है। ये देखिए जो अभी हम बात कर रहे थे प्रत्यावर्ती धारा जनित्र ये A, B, C और D, ये एक शाफ्ट है जो बीच में लगी हुई और इसके ऊपर ये बीच में क्या लगी हुई है, कुंडली लगी हुई है जिसे आर्मेचर के नाम से शो किया गया है। दोनों साइड के अंदर इसमें क्या है, घोड़े की नाल की आकार की चुंबक है, एक में N सिरा है और एक में S सिरा है। अब इसके बीच में इसको फिक्स कर लिया। जब ये जो दोनों पूरी आर्मेचर है इसका एक सिरा S1 से जुड़ा हुआ है और दूसरा सिरा S2 से जुड़ा हुआ है। जब भी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि आर्मेचर को जब घुमाया जाता है तो बुश जो होते हैं वो तो संपर्क में रहते हैं, वो अपने स्थान पर फिक्स रहते हैं, जबकि उसके सर्पिवल्य जो होते हैं वो इसके साथ साथ में घूमते हैं। तो सपोज करिए पहला आधा घूर्णन हो रहा है तो विद्युत जो है या इसमें जो फ्लक्स है वो दिशा है वो S से N की तरफ जा रही है। तो क्या होगा, A से B की ओर जा रही है तो S1 मान लीजिए पहले आधे घूर्णन में क्या होगा, प्लस का। जब ये घूम के पलट के आएगी आधे घूर्णन में तो B इधर आ जाएगा, A इधर आ जाएगा। परंतु फ्लक्स में जो ये परिवर्तन हुआ है जिसकी वजह से जो S1 अभी प्लस था तो अब क्या हो जाएगी, धारा की दिशा बदल जाती है, B से A की ओर आ जाती है। तो S1 जो है वो क्या हो जाएगा, अब ऋण आवेशित हो जाता है। और इसी प्रकार इसको समझ सकते हैं, जब पहले ये ऋण आवेशित था बाद में दूसरे आधे घूर्णन बाद में प्लस का हो जाता है।
परंतु हम देखेंगे इसके संपर्क में या इसके टच में जो रहते हैं बुश हैं, जिन्हें B1 B2 से दर्शाया है। तो प्रत्येक आधे गुणन के बाद में क्या होता है, पहले आधे गुणन में B1 जो है प्लस, फिर आधे गुणन के बाद में B1 जो है वो माइनस हो जाता है। इसी तरह से B2 है, पहले आधे गुणन के अंदर माइनस होता है, दूसरे आधे गुणन के बाद में ये जो है माइनस के बाद में धन इलेक्ट्रोड हो जाता है और यहाँ से ये लोड प्राप्त कर लिया जाता है। और तो ये जो था डायग्रामेटिक रेखांकित चित्र बनाया था मैंने। अब आप देखिए इसमें क्या कमी है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में प्रत्येक आधे गुणन पर, यही याद रखना है पेपर के अंदर आपको जो इंपॉर्टेंट है, धारा की दिशा, धारा की दिशा, और दूसरा धारा का मान, ये दोनों चीजें जो है वो बदलती है। अब इस कमी को सुधारने के लिए एक दूसरा जो बना है वो है दिष्ट धारा जनित्र। दिष्ट धारा जनित्र में क्या अंतर होगा, डायग्राम देखिए अब आप यहां से, ये है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। प्रत्यावर्ती और दिष्ट धारा के अंदर डायग्राम के अंदर क्या अंतर आता है कि यहां ये लगे हुए हैं सर्पी वल्य, बस दिष्ट धारा जनित्र में इन सर्पी वल्यों के स्थान पर एक दिक् परिवर्तक या कम्यूटेटर जो है वो लगा दिया जाता है। और कम्यूटेटर मैं आपको दिखा देता हूं। कम्यूटेटर इस तरह की एक स्ट्रक्चर होती है, ये स्ट्रक्चर है कम्यूटेटर। अब आप देखिए इसमें एक मैं आपको थोड़ा सा इसमें टेक्निकल चीज है उसको समझाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले मान लेते हैं हम कि B1 प्लस है, मान लो, तो C2 जो है वो भी प्लस है। जब ये घूम के ऐसे आएगा तो C2 जो है वो C1 के स्थान पे चला जाएगा और C1 जो है वो C2 के स्थान पे आ जाएगा। परंतु आप एक चीज देखिए कि प्रत्येक आधे गुणन के बाद में हमने जब प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में देखा था तो S1 एक बार प्लस था और दूसरे आधे गुणन के बाद में S1 जो है वो माइनस हो जाता है। तो यहां जब ये चेंज होता है तो ये सिर्फ यही चेंज होता है, यानी ये कम्यूटेटर है यही चेंज होता है, तो C2 के स्थान पर क्या आ जाएगा, C1 आ जाएगा। तो पहले आधे गुणन में C2 जो है वो प्लस था, ये घूमकर C1 वाले स्थान पे आ जाएगा, C1 C2 वाले स्थान पे आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये प्लस का प्लस ही रहेगा। ये C2 जब स्थान बदल के इधर जाएगा तो ये प्लस था, तो इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। और ये C1 पहले माइनस था, जब ये इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो कहने का मतलब इनकी दिशा बदलती है। परंतु आप देखिए ये प्लस का था इस एरिया में और ये B1 जो था वो भी प्लस था। तो प्रत्येक आधे गुणन के बाद में जब धारा की दिशा बदलती है तो यहाँ कोई बदलाव नहीं होता। इसे कम्यूटेटर या वल्य दिक् परिवर्तक की स्थिति के बारे में ये समझाया गया है, इसे कम्यूटेटर कहते हैं। ये लगा होता है किसमें, दिष्ट धारा जनित्र में। बाकी की स्ट्रक्चर जो होती है वो इसमें प्रत्यावर्ती धारा जनित्र जैसी ही होती है। और ये जो मैंने दिखाया है इसके संबंध में किया गया है, जो वो बुश है ये यहाँ टच में रहेंगे इसके, बाकी का ये पूरा का पूरा घूमता रहेगा। प्रत्येक आधे गुणन में देखिए आप, पहला आधा गुणन जो होता है तो उसमें C2 है वो प्लस का है और इसके संपर्क में B1 है ये भी प्लस का है। दूसरा आधा गुणन होगा तो C2 के स्थान पर क्या आ जाएगा, C1 आ जाएगा, ये प्लस का होगा, और B1 इसके टच में है यहाँ, तो ये भी क्या रहेगा, प्लस में। तो कहने का मतलब यहाँ बदलाव नहीं आता। अगर हम C1 वाले सापेक्ष में देखें तो C1 पहले नेगेटिव था तो B2 भी क्या था, नेगेटिव, और इसको भी हम ऐसे मान ले नेगेटिव, तो B2 भी क्या था, नेगेटिव। प्रत्येक आधे गुणन के बाद में ये चेंज होता है, ये चेंज होगा तो ये C1 जो है इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, C2 आ जाएगा। तो ये C2 आया तो ये स्थान पर आया, तो ये जो था प्लस का तो ये अब क्या होगा, माइनस का। तो C2 किसका हो जाएगा, नेगेटिव का। तो B2 वापिस वही रहेगी स्थिति, इसका भी नेगेटिव। तो आप देखिए यहाँ धारा की दिशा और धारा के मान में कोई बदलाव नहीं आता। ये होता है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, और सेम टू सेम स्ट्रक्चर होती है इसकी, जो हमने इधर प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की समझी थी उसके समान ही होती है। अंतर दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती में ये होता है कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में तो सर्पी वलय लगे होते हैं,
जबकि दिष्ट धारा जनित्र में सर्पी वलयों के स्थान पर कम्यूटेटर लगे होते हैं, एक अंतर। दूसरा कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के अंदर धारा की दिशा और धारा का मान प्रत्येक आधे गुणन के बाद में चेंज होता है, यहाँ बदलाव नहीं होता। तो आज की क्लास के अंदर हमने यही समझा कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और दिष्ट धारा जनित्र क्या होता है, कम्यूटेटर क्या होता है, फैराडे का नियम समझा। नेक्स्ट में जो अगला टॉपिक आएगा हमारा, तो उसमें हम सेल से संबंधित जो है वो चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ें आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। और सबसे पहले हमने आज जो स्टार्ट किया था तो वो फैराडे के नियम से किया था, और फैराडे के नियम की बात करें तो ये हमने समझ लिया। तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।